Assalamu alaikum. Muhammad Imran here. Today our topic is very interesting, very useful topic, which is about shark. First of all, we define what is shark. Shark is a life-threatening condition that occur when the body is not getting enough blood flow. ये एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस है जिसमें हमारी बॉडी जो होती है एज रिक्वायरमेंट के मुताबिक ब्लड फ्लो नहीं लेती। जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं, हमारे टिश्यू होते हैं, वहाँ पे हाइपोपरफ्यूजन होती है। जब हाइपोपरफ्यूजन होती है तो इनफ ब्लड जब जाता है तो इनफ ऑक्सीजन जाता है। जब इनफ ऑक्सीजन जाता है तो वहाँ पे जब हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है जो हमारे पास एरोबिक रिस्पायरेशन के ज़रिए बनती है। जब एनारोबिक रिस्पायरेशन के थ्रू एनर्जी बनती है तो लैक्टिक एसिड बनता है। जब लैक्टिक एसिड बनता है तो फिर वो लैक्टिक एसिडोसिस काज करता है। लैक्टिक एसिडोसिस में ब्लड की पीएच इंक्रीज होती है तो मल्टीपल ऑर्गन फेलियर के चांसेस होते हैं। Many organ can be damaged as a result. बहुत सारे ऑर्गन इसमें डैमेज हो सकते हैं। शॉक रिक्वायर्ड इमीडिएट ट्रीटमेंट एंड कैन गेट वर्स वेरी रैपिडली। ये जो शॉक होता है इसको हम इमीडिएट इसकी मैनेजमेंट करनी पड़ती है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करता है। ये अगर प्रोग्रेस कर जाए तो ये फिर इरिवर्सिबल हो जाता है। मोस्टली अगर 5 people will if 5 people can get shock, तो उनमें से जो 1 होता है उसकी डेथ हो जाती है। एज मैनी 1 in 5 people who suffer shock will die from it। तो डेथ रेट इसका बहुत ज़्यादा है। 5 में से एक बंदे की डेथ के चांसेस होते हैं, तो इसका डेथ रेट बहुत ज़्यादा है। अब इसके कॉजेज क्या हैं? Shock can be caused by any condition that reduce blood flow, including heart problem such as heart attack or heart failure, a low blood volume as with heavy bleeding or dehydration। तो हर वो कंडीशन शॉक काज कर सकती है जो हमारे पास जो ब्लड फ्लो होता है उसको रिड्यूस करे। तो जब हार्ट प्रॉब्लम होती है तो इस वजह से कार्डियोजेनिक शॉक होता है। अगर हार्ट अटैक हो, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हो या हार्ट फेलियर हो, तो हार्ट फेलियर में जो हार्ट होता है अनएबल टू पुश इनफ ब्लड टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। लो ब्लड वॉल्यूम, अगर सीवियर डायरिया है, डायरी की वजह से सीवियर डिहाइड्रेशन है या इंटरनल एक्सटर्नल ब्लीडिंग है, तो ये भी हमारे पास शॉक काज कर सकते हैं क्योंकि ये ब्लड का वॉल्यूम कम करते हैं। जब ब्लड का वॉल्यूम कम होता है तो दैट विल रिजल्ट हाइपोवॉल्यूमिक शॉक। चेंज इन ब्लड वेसल एज विद इन्फेक्शन और सीवियर एलर्जिक रिएक्शंस। तो जब सीवियर एलर्जिक रिएक्शंस होती है या इन्फेक्शन होता है तो सीवियर वेजोडाइलेशन होती है। वेजोडाइलेशन इसलिए होती है कि जो इन्फ्लेमेटरी सेल्स होते हैं, जो हमारे इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स होते हैं, वो वेजोडाइलेशन करते हैं। जब वेजोडाइलेशन होती है तो ब्लड फ्लो जब स्लो होता है तो ये जो हमारे इन्फ्लेमेटरी सेल्स होते हैं ये लीव आउट करते हैं सर्कुलेशंस को। अगर बहुत ज़्यादा एक्सेसिव अमाउंट में वे इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर सिक्रीट हो तो ये फिर सीवियर वेजोडाइलेशन करते हैं, तो इस वजह से ब्लड फ्लो रिड्यूस हो जाता है डिफरेंट ऑर्गन्स को। ठीक है, सर्टेन मेडिकेशंस ऐसी हैं जो हमारे पास हार्ट रेट कम करती हैं, जो हार्ट फंक्शन को रिड्यूस करती हैं, सच एज ब्लड प्रेशर की जो मेडिसिन एंटी हाइपरटेंसिव हैं। बहुत सारी एंटी हाइपरटेंसिव जो होती हैं वो वेजोडाइलेशन भी करती हैं और हार्ट के जो फंक्शन होता है उसको भी सप्रेस करती हैं। अगर कोई शख्स एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग की हैवी डोज ले लेता है तो उसको भी शॉक डेवलप हो सकता है। ठीक है, shock is often associated with heavy external or internal bleeding from a serious injury. Spinal injuries can also cause shock। तो वही बात हुई, अगर आपको एक्सटर्नल या इंटरनल हैवी ब्लीडिंग है तो दैट रिजल्ट शॉक।
टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम है इज एन एग्जांपल ऑफ अ टाइप ऑफ शॉक फ्रॉम एन इन्फेक्शन। जो इन्फेक्शन हुए थे, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल टॉक्सिन जब ब्लड में सिक्रीट होते हैं तो इनको इस वजह से भी शॉक हो सकता है, जस्ट लाइक टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। एक कॉमन एग्जांपल है इसकी टॉक्सिक जो शॉक है उसके। तो अब व्हाट इज द टाइप ऑफ शॉक? शॉक की कितनी टाइप्स हैं? तो उसमें सबसे पहले है कार्डियोजेनिक शॉक। तो जो कार्डियोजेनिक शॉक होता है इट इज़ ड्यू टू हार्ट प्रॉब्लम। जब हमारे हार्ट में कोई प्रॉब्लम होता है, मैंने प्रीवियस स्लाइड में मेंशन किया है, हार्ट फेलियर हो या कार्डिक अरेस्ट हो, तो इससे जो शॉक काज होते हैं उसको हम बोलते हैं कार्डियोजेनिक शॉक। तो लफ्ज़ कार्डियोजेनिक आल्सो सजेस्ट के लफ्ज़ कार्डियो जो होता है वो हम हार्ट के लिए यूज़ करते हैं। तो सेकंड वन इज हाइपोवोलेमिक शॉक caused by 2 लीटर ब्लड वॉल्यूम। जब हेमरेज हो या सीवियर ब्लीडिंग हो या सीवियर डायरिया हो, डिहाइड्रेशन हो, तो इसके रिजल्ट में जो शॉक काज होता है, हर वो शॉक जो ब्लड का वॉल्यूम रिड्यूस हो उससे काज हो तो उसको हम हाइपोवोलेमिक शॉक बोलते हैं। थर्ड वन इज एनाफाइलेक्टिक शॉक। एनाफाइलेक्टिक शॉक जो होता है वो एलर्जिक रिएक्शन में जो शॉक काज होता है तो उसको हम बोलते हैं एनाफाइलेक्टिक शॉक। और सेप्टिक शॉक क्या होता है? एज नेम सजेस्ट सेप्टिसीमिया। सेप्टिसीमिया का मतलब ये होता है कि जब बैक्टीरियल स्पोर्स जो होते हैं वो हमारे ब्लड में हो, तो जब बैक्टीरियल स्पोर्स हमारे ब्लड में होते हैं तो फिर इसके रिजल्ट में बहुत सारे इंफ्लेमेटरी मीडिएटर्स, बहुत सारे इम्यून सेल्स जब एक्टिवेट होते हैं तो सीवियर वेजोडाइलेशंस होती है। तो वेजोडाइलेशंस में ब्लड फ्लो रिड्यूस होता है डिफरेंट आर्गन को। तो सेप्टिक शॉक उसको बोलते हैं जब ड्यू टू इन्फेक्शन या प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया और बैक्टीरियल स्पोर इन ब्लड, इस वजह से जो शॉक काज होते हैं उसको हम बोलते हैं सेप्टिक शॉक। तो लास्ट वन इज न्यूरोजेनिक शॉक। जब हमारी नर्व इम्पल्सेस डैमेज होती हैं तो उस वजह से जो शॉक काज होते हैं उसको हम बोलते हैं न्यूरोजेनिक का शॉक। अब मैकेनिज्म इन्वॉल्व इन शॉक। अब क्या मैकेनिज्म होता है, क्या पैथोफिजियोलॉजी होती है शॉक में? तो 4 स्टेजेस होती हैं। देयर आर 4 स्टेजेस ऑफ शॉक। शॉक इज ए complex and continuous condition and there is no sudden transition from the stage to the next. इसमें 4 स्टेजेस होती हैं तो सडनली ट्रांजिशन नहीं होती, आहिस्ता आहिस्ता प्रोग्रेस करता है फ्रॉम वन स्टेज टू सेकंड स्टेज, फिर थर्ड स्टेज, फिर फोर्थ स्टेज। ठीक है। तो at a cellular level, shock is the process of oxygen demand becoming greater than oxygen supply. तो सेलुलर लेवल पे, हमारे सेलुलर लेवल पे ये होता है कि जो हमारी ऑक्सीजन डिमांड होती है वो बढ़ जाती है देन ऑक्सीजन सप्लाई। जो हमें ऑक्सीजन सप्लाई मिल रही होती है उससे जो हमारे ऑक्सीजन डिमांड है वो कहीं ज़्यादा होती है। ठीक है। तो ये आप कोरिलेट कर सकते हैं कि जब ब्लड वॉल्यूम कम होता है, जब ब्लड सप्लाई जो कम होती है आर्गन को, तो डेफिनेटली जब हमारा ब्लड नहीं जा रहा तो हमारे ब्लड ही में ऑक्सीजन होता है और ब्लड के जो हीमोग्लोबिन होती है उसमें ऑक्सीजन होता है जो हर एक सेल्स के माइटोकॉन्ड्रिया तक पहुंचता है। तो जब ब्लड नहीं जा रहा, ऑक्सीजन नहीं जा रहा, तो डेफिनेटली ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है। ठीक है। One of the key danger of the shock is that it is progressed by a positive feedback mechanism. तो ये जो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म होता है इसके जरिए प्रोग्रेस करता है। तो पॉजिटिव फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक, कंट्रोल सिस्टम या हीमोस्टेसिस, ये सारे सिमिलर थिंग्स, ये दिस ऑल आर सिमिलर थिंग्स। पॉजिटिव फीडबैक में ये होता है कि जब कोई चीज़, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मेंटेन पॉइंट होता है, एक नॉर्मल पॉइंट होता है। जब कोई चीज़ कम हो जाती है, जब कोई चीज़ हमारे पास हमारी बॉडी में, फॉर एग्जांपल कोई ऐसा सोल्यूशन है या कोई ऐसे आयंस हैं वो कम हो जाते हैं,
तो हमारा पॉजिटिव फीडबैक एक्टिवेट होता है और उस कंसंट्रेशन को जो कम है उसको ऊपर लेके जाता है। तो जब हमारी बॉडी में चीज़ें बढ़ती हैं तो इसको हम पॉजिटिव फीडबैक बोलते हैं। जब हमारी बॉडी में कोई चीज़ बहुत ज़्यादा हो जाती है, एक्सेसिव अमाउंट में होती है, जब उसको हमारी बॉडी का हेमोस्टेसिस मैकेनिज्म जो होता है वो नीचे लेके आता है, तो इसको हम नेगेटिव फीडबैक बोलते हैं। तो शॉक में क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव फीडबैक होता है, चीज़ें ऊपर की तरफ जाती हैं। ठीक है। पुअर ब्लड सप्लाई लीड टू सेलुलर डैमेज। तो मैंने आपको बताया कि जब सेलुलर डैमेज किस वजह से होती है, पुअर ब्लड सप्लाई की वजह से होती है, वहाँ पे हाइपोक्सिया होता है। तो नेक्रोसिस और सेल डेथ के काजेज में हमने सबसे पहले टॉप पे जो काज पढ़ा था वो था हाइपोक्सिया। जब हाइपोक्सिया होता है तो वहाँ पे एनर्जी एटीपी की डिप्लीशन होती है। जब उसकी एनर्जी की डिप्लीशन होती है, रिजल्ट इन सेल डेथ होती है। तो यही फिनोमेना यहीं भी होता है। ठीक है। तो इस स्टेज में सबसे पहले जो स्टेज उसको हम बोलते हैं इनिशियल स्टेज। कौन सी? इनिशियल स्टेज। ड्यूरिंग दिस स्टेज द स्टेट ऑफ हाइपोपरफ्यूजन कॉजेस हाइपोक्सिया। जो हाइपोपरफ्यूजन हुई हमारे पास, हमारा जो ब्लड है वो कम मिकदार में जा रहा है हमारी ऑर्गन्स को, हमारे डिफरेंट टिश्यूज को, तो वहां पे क्या काज हुआ? हाइपोक्सिया। जब हाइपोक्सिया हुआ, ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन द सेल परफॉर्म लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। तो जब हाइपोक्सिया हुआ, एनारोबिक रिस्पायरेशन हुई, तो वहां पे जो एनर्जी बनती है वो लैक्टिक एसिड से बनती है। वहां पे लैक्टिक एसिड की फर्मेंटेशन स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। Since oxygen, the terminal electron receptor in the electron transport chain is not abundant. जो हमारे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स होते हैं वो भी abundant नहीं होते, वो भी प्रेजेंट नहीं होते, या प्रेजेंट होते हैं तो माइन्यूट अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। तो इस वजह से दिस स्लो डाउन एंट्री ऑफ पायरोवेट इनटू द क्रिप्ट साइकिल। जो हमारे पास पायरोवेट होता है, जो लीगल तरीका है हमारे पास एनर्जी बनने का पायरोवेट से, तो पायरोवेट जो होता है वो क्रिप्स साइकिल में एंटर नहीं होता। ठीक है। जब पायरोवेट क्रिप्स साइकिल में एंटर नहीं होता तो इसकी अकोमुलेशन होती है। ठीक है। जब इसकी अकोमुलेशन होती है, द अकोमुलेटिंग पायरोवेट इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक बाय लैक्टेट रिहाइड्रोजिनेज। जो पायरोवेट होता है फिर इस पे बहुत सारे एंजाइम होते हैं, जो स्पेशल एंजाइम वो होता है लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज इस पे एक्ट करता है तो इसको लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करता है। ठीक है। तो जो लैक्टेट होता है वो फिर क्या करता है? लैक्टिक एसिडोसिस करता है, हमारे ब्लड की पीएच को ऊपर लेकर जाता है। तो सेकंड मैकेनिज्म इज कंपनसेटरी मैकेनिज्म। कंपनसेटरी मैकेनिज्म में क्या होता है, हमारी बॉडी ट्राई कर रही होती है इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए। ठीक है। कंपनसेटरी मैकेनिज्म हमारे जितने हीमोस्टेटिक प्रोसेस होते हैं हमारी बॉडी में, वो नर्वस सिस्टम में हो या वो केमिकल मैसेंजर की सूरत में हो या वो किडनी से रिलेटेड हो, जितने भी हीमोस्टेटिक प्रोसेस होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं और हमारी बॉडी ट्राई कर रही होती है कि इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया जाए। अच्छा, दिस स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय द बॉडी एम्प्लॉइंग फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म इंक्लूडिंग न्यूरल, हार्मोनल, बायोकेमिकल मैकेनिज्म एंड इट अटेम्प्ट टू रिवर्स द कंडीशन। तो इस हमारी बॉडी में फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म, न्यूरल, हार्मोनल, बायोकेमिकल मैकेनिज्म, जितने भी हमारे हेमोस्टेसिस के मैकेनिज्म हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं और जो ये कंडीशंस होती है इसको रिवर्स करने की कोशिश करते हैं। अगर हमारा कंपनसेटरी मैकेनिज्म पास हो गया, जब हमारे कंपनसेटरी मैकेनिज्म का इफेक्ट बहुत अच्छा रहा तो ये रिजॉल्व हो जाते हैं, ये कंडीशन रिजॉल्व हो जाती है। अगर कंपनसेटरी मैकेनिज्म बिकम फेल तो फिर इरिवर्सिबल शॉक हमारे पास काज हो जाता है। ठीक है। As a result of the acidosis, the person will begin to hyperventilate in order to rid the body of carbon dioxide. जब हमारी बॉडी में एसिडोसिस होगा
तो हाइपर वेंटिलेशन होगी। तो जब हाइपर वेंटिलेशन होगी तो एक्सेस अमाउंट में जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जो जो हमारी बॉडी में एसिडोसिस काज कर रहा है, तो उसको रिमूव करने के लिए पहला मैकेनिज्म जो हेमोस्टेसिस का है वो हाइपर वेंटिलेशन होगी। जब हाइपर वेंटिलेशन होगी तो हमारी बॉडी में जो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, जो एसिडोसिस कार्य कर रहा है, उसकी रिमूवल होगी। ठीक है। CO2 indirectly act to acidify the blood, so the body attempt to return to acid base hemostasis by removing that acidifying agent। तो फिर जो CO2 होता है वो डायरेक्टली हमारे ब्लड पे एक्ट करके इसको एसिडिफाई करता है। तो एसिड बेस में हेमोस्टेसिस एक्टिवेट होगी और ट्राई करेगी कि जो ब्लड को एसिडिफाई कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, इसको रिमूव करे। ठीक है। तो उसके बाद जो बेरो रिसेप्टर होते हैं हमारे आर्टरीज में, द बेरो रिसेप्टर इन द आर्टरीज डिटेक्ट द हाइपोटेंशन रिजल्टिंग फ्रॉम द लार्ज अमाउंट ऑफ ब्लड बीइंग रिडायरेक्टेड टू डिस्टिंक्ट टिश्यू एंड काज द रिलीज। ठीक है। तो फिर जो बेरो रिसेप्टर्स होते हैं हमारी आर्टरीज के, वो ये रिसेप्टर जो होते हैं ये करोटिड साइनस पे प्रेजेंट होते हैं। तो ये हमारी ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करते हैं। अगर हमारा ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा है तो उसको कम करते हैं, अगर ब्लड प्रेशर बहुत कम है तो उसको ज़्यादा करते हैं। ये एक्टिवेट हो जाएंगे और ये ट्राई करेंगे जितनी भी डिस्टेंट टिश्यूज हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड रिलीज किया जाए। तो फिर क्या होगा, cause the release of epinephrine and norepinephrine. Norepinephrine causes predominantly vasoconstriction with a mild increase in heart rate। जो नॉरएपिनेफ्रिन होगा वो वेसो कंस्ट्रक्शन करेगा, वेसो डायलेशन होती है ना, तो उसको वेसो कंस्ट्रक्शन करेगा और साथ साथ हार्ट का रेट जो होगा ये भी ज्यादा करेगा। ठीक है। जो एपिनेफ्रिन होता है वो हार्ट रेट को ज्यादा करेगा। ठीक है। और जो हार्ट रेट को ज्यादा करेगा और जो वेस्कुलर टोन है उसको भी ज्यादा करेगा। तो ये दोनों कंबाइंड इफेक्ट जो होंगे ये हमारी बॉडी में हमारे ब्लड प्रेशर को ऊपर लेके जाएंगे। ठीक है। एपिनेफ्रिन और जो नार एपिनेफ्रिन है, एक ने क्या किया, वेसो कंस्ट्रक्शन की। ठीक है। और साथ हार्ट रेट को ऊपर किया। जब जो सेकंड है एपिनेफ्रिन है तो उसने हार्ट रेट को ऊपर किया वेस्कुलर टोन की वजह से, और जो दोनों का कंबाइन इफेक्ट था उससे हमारे ब्लड प्रेशर को ऊपर लेके गए। ठीक है। तो मोस्टली यही होता है, हमारे जो शॉक में हमारा ब्लड प्रेशर बहुत रिड्यूस होता है। जब हमारा ब्लड प्रेशर रिड्यूस होता है तो इस मैकेनिज्म से अगर ब्लड प्रेशर ऊपर चला जाए तो ये फिर रिजॉल्व हो जाता है जो शॉक है। ठीक है। और फिर क्या होता है, तो थर्ड स्टेज जो है हमारे पास, दो जो थर्ड hemostatic प्रोसेस वो क्या है, द रेनिन एंजियोटेंसिन एक्सिस इज एक्टिवेटेड एंड अर्जिनिन वेसोप्रेसिन एंटी डायरेटिक हार्मोन जो है वो रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगा। कहाँ से, किडनी से। जब वो स्टार्ट हो जाएगा तो ये क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा जो फ्लूइड्स है जो किडनी से सिक्रीट आउट हो रहा है, जो इंटेस्टाइन से या जो लंग से सिक्रीट आउट हो रहा है, इसको दोबारा हमारे ब्लड में शामिल करेगा। हमारे ब्लड को जो वॉल्यूम है उसको इंक्रीज करेगा। तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है शॉक में, लेकिन फिर भी ये भी एक हेमोस्टेटिक प्रोसेस है कि एंजियोटेंसिन या अर्जिनिन वेसोप्रेसिन जो है हार्मोन्स हैं, ये हमारे पास सिक्रीट होते हैं किडनी से। जो किडनी से फ्लूइड सिक्रीट आउट हो रहा होता है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से या लंग से हो रहा होता है, उसको दोबारा हमारे ब्लड में रिटर्न करते हैं। ठीक है। तो जो थर्ड स्टेज है हमारे पास वो है प्रोग्रेसिव स्टेज। इसमें क्या होता है, इन द एब्सेंस ऑफ सक्सेसफुल ट्रीटमेंट ऑफ द अंडरलाइंग कॉज शॉक विल प्रोसीड टू द प्रोग्रेसिव स्टेज। अगर सक्सेसफुल ट्रीटमेंट ना हो, हमारा जो कंपेंसेटरी मैकेनिज्म है वो भी फेल हो जाए, तो जो शॉक होता है वो प्रोग्रेसिव स्टेज में डिवेलप हो जाता है। ड्यूरिंग दिस स्टेज कंपेंसेटरी मैकेनिज्म बिगन टू फेल
Due to this decreased perfusion of the cell in the body, sodium ion build up within the intracellular space while potassium ion leak out। तो फिर क्या होता है, तो आयन की जो एक्सचेंज वो भी एबनॉर्मल हो जाती है। तो जो सोडियम है वो इंट्रासेलुलर स्पेस जो होती है उसमें रह जाते हैं, जो पोटासियम है वो लीक आउट हो जाता है। ठीक है, ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन सेलुलर रेस्पिरेशन diminish in anaerobic metabolism predominate। तो जब ऑक्सीजन नहीं होगा तो एनारोबिक मेटाबॉलिज्म स्टार्ट हो जाएगी। जब एनारोबिक मेटाबॉलिज्म स्टार्ट हो जाएगी तो क्या होगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा। तो जो कैपिलरीज होती हैं, जो प्री कैपिलरी स्फिंक्टर्स होते हैं वो रिलैक्स हो जाएंगे, जो कैपिलरीज में ब्लड है वो वहीं पे पड़ा रहेगा। ठीक है, तो ड्यू टू दिस hydrostatic pressure will increase and combine with histamine release. This will lead to leakage of fluid and protein into the surrounding tissue। तो फिर क्या होगा, हिस्टामिन रिलीज होगा। जब हिस्टामिन रिलीज होगा तो जब हमारा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर अल्टर होगा, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो होता है वे ये जो हमारे सेल्स के अंदर और बाहर की जो बाहर और अंदर जितनी भी एक्सचेंजेस होती है आयन की, इनको कंट्रोल करता है। जब ये डिस्टर्ब होगा तो साथ हिस्टामिन रिलीज होगा, तो बहुत सारे प्रोटीन, बहुत सारे आयन जो हैं वो सराउंडिंग टिश्यू में सेक्रेट आउट होना शुरू हो जाएंगे। एज दिस फ्लूइड इज लॉस द ब्लड कंसंट्रेशन इन विस्कोसिटी इंक्रीज। तो जब ये फ्लूइड लॉस होगा, हमारे ब्लड से रिमूव आउट हो जाएगा प्रोटीन बहुत सारे, तो ब्लड की विस्कोसिटी इंक्रीज कर जाएगी। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो माइक्रो सर्कुलेशन होती है कैपिलरीज में, तो वहां पे थिक ब्लड तो सर्कुलेट नहीं कर सकता, वो स्लो डाउन होगा। ठीक है, द प्रोलॉन्ग वेसो कंस्ट्रक्शन विल आल्सो कॉज द वाइटल ऑर्गन टू बी कंप्रोमाइज्ड टू रिड्यूस परफ्यूजन। तो प्रोलॉन्ग वेसो कंस्ट्रक्शन जब होगी तो जो हमारे वाइटल ऑर्गन होते हैं उनको कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। जो परफ्यूजन है डिस्टल पार्ट में, उसको खत्म करने के लिए हमारे वाइटल ऑर्गन कंप्रोमाइज करेंगे। फिर क्या होगा, इफ द बाउल बिकम सफिशिएंटली इस्कीमिक, जो हमारा जो बाउल होता है अगर वो इस्कीमिक हो तो बैक्टीरिया क्या करते हैं, वो ब्लड स्ट्रीम में एंटर हो जाते हैं। तो जब ब्लड स्ट्रीम में बैक्टीरिया जाते हैं तो फिर क्या होता है, एंडोटॉक्सिक शॉक के चांसेस और उसके कॉम्प्लिकेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो लास्ट स्टेज इसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टरी। एट दिस स्टेज द वाइटल ऑर्गन हैव फेल्ड एंड द शॉक कैन नो लॉन्गर बी रिवर्स्ड। इस स्टेज में क्या होता है, जो हमारे वाइटल ऑर्गन होते हैं वो भी फेल हो जाते हैं, तो फिर जो शॉक होते हैं उसको रिवर्स नहीं कर सकते। ब्रेन डैमेज एंड सेल डेथ आर अकरिंग। ब्रेन डैमेज हो जाता है, जो हमारे सेल्स होते हैं उनकी डेथ शुरू हो जाती है। एंड डेथ विल अकर imminently। One of the primary reasons that shock is irreversible at this point is that much cellular ATP has been degraded into adenosine। So, uh, in the absence of oxygen as an electron receptor in the mitochondrial matrix। तो सबसे जो प्राइमरी रीजन होता है वो ये होता है कि जो हमारी एटीपी होती है वो एडिनोसिन में डिग्रेड होती है। जब एडिनोसिन में डिग्रेड होती है, किस वजह से होती है, एक तो ऑक्सीजन नहीं होता, दूसरा इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर जो होते हैं वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में प्रेजेंट नहीं होते। तो एडिनोसिन क्या होता है, तो इजीली परफ्यूज कर जाती है आउट ऑफ सेलुलर मेम्ब्रेन में इनटू एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। तो फर्दर कैपिलरी वेसोडाइलेशन होती है फिर। ठीक है, एंड दिस एंड देन इज ट्रांसफॉर्म इनटू यूरिक एसिड। तो वहां पे जो हमारी एडिनोसिन होती है वो किस में, यूरिक एसिड में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, क्योंकि जो सेल्स होता है वो 2% ऑफ एडिनोसिन को
यूज करता है पर आवर। ठीक है, जो बाकी जो एडिनोसिन होती है वो यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, बिकॉज सेल कैन ओनली प्रोड्यूस एडिनोसिन एट रेट ऑफ अबाउट 2% ऑफ द सेल्स टोटल नीड पर आवर। जो हमारा सेल्स होते हैं सिर्फ 2% एडिनोसिन प्रोड्यूस करते हैं पर आवर। ठीक है, इवन रिस्टोरिंग ऑक्सीजन इज futile at this point because there is no adenosine to phosphorylate into ATP। जो हमारे पास थोड़ा बहुत रिमेनिंग ऑक्सीजन होता है वो भी बेकार हो जाता है, क्योंकि एडिनोसिन जो होते हैं वो अवेलेबल नहीं होता फास्फोराइलेशन के लिए कि ये एटीपी बने। ठीक है, और अब इसके सिम्टम्स क्या हैं? ए पर्सन इन शॉक हैज एक्सट्रीमली लो ब्लड प्रेशर। तो सबसे मोस्ट कॉमन जो हमारे पास अलामत हो यही है कि ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा डाउन होगा। डिपेंडिंग ऑन द स्पेसिफिक काज एंड टाइप ऑफ शॉक सिम्टम विल इंक्लूड वन और मोर और वन ऑफ द फॉलोइंग। तो नीचे जो आपको जो सिम्टम दिए गए हैं ये सिम्टम्स होंगे या इनसे कुछ ज़्यादा होंगे, ये डिपेंड करता है कि व्हाट काइंड ऑफ शॉक है। सबसे पहले एंजाइटी होती है, एगिटेशन, रेस्टलेसनेस होती है पेशेंट को, ब्लूइश लिप्स एंड फिंगर नेल्स। हाइपोक्सिक कंडीशन में ऐसा होता है कि ब्लूइश लिप्स होते हैं, चेस्ट पेन होता है, कंफ्यूजन होती है, चेस्ट पेन मोस्टली कार्डियोजेनिक शॉक में कंफ्यूजन होती है, डिजीनेस होती है, फैटनेस, पेल, कोल, काल्मी स्किन, लो और नो यूरिन आउटपुट। जब किडनी का हेमोस्टेसिस प्रोसेस एक्टिवेट होगा तो फिर देयर इज नो यूरिन आउटपुट। ठीक है, प्रोफ्यूज स्वेटिंग, मॉइस्ट स्किन, रैपिड बट वीक पल्स। पल्स जो होगी वो होगी काफी होगा लेकिन बहुत ज्यादा वीक होगा। शैलो ब्रीथिंग होगी, अनकॉन्शियस या अनरिस्पॉन्सिव। तो अब डायग्नोसिस क्या है? The diagnosis of the shock is commonly based on a condition of symptom, a combination of symptoms, physical examination and laboratory test। तो डायग्नोज हम पेशेंट की फिजिकल कंडीशन को देखते हैं, उसके वाइटल साइंस को देखते हैं और फिजिकल एग्जामिनेशन देखते हैं। तो कुछ लेबॉरेटरी टेस्ट भी ऐसे हैं जो रूल आउट करते हैं हम शॉक में, लेकिन ये लेटर स्टेज में करते हैं। जो जब शॉक डेवलप होता है तो फिजिकल एग्जामिनेशन कारामद होती है। मनी साइन एंड सिम्टम्स आर नॉट सेंसिटिव और स्पेसिफिक फॉर शॉक। बहुत सारे सिम्टम्स जो होते हैं वो किसी स्पेशल स्पेशल शॉक के लिए पार्टिकुलर नहीं है, डिफरेंट नहीं है, क्योंकि एक किस्म के ही सिम्टम्स होते हैं। ठीक है, and as such many clinical decision-making tools have been developed to identify shock and early stage। तो बहुत सारे टूल्स ऐसे हैं जिनको जिनके मद्देनज़र हम शॉक को अर्ली स्टेज पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हाई a high degree of suspicion is necessary for the proper diagnosis of shock। हाई लेवल ऑफ सस्पिशन रिक्वायर्ड होता है कि शॉक को अर्ली स्टेज पे डायग्नोज किया जाए, क्योंकि जब ये अर्ली स्टेज से प्रोग्रेस स्टेज पे चला जाएगा, कंपनसेटरी स्टेज से निकल गए तो फिर ये इरिवर्सिबल होगा। ठीक है, द फर्स्ट चेंज सीन इन शॉक एंड इंक्रीज कार्डिक आउटपुट फॉलोड बाय डिक्रीज इन मिक्स्ड वेनस ऑक्सीजन सैचुरेशन। तो सबसे पहले क्या होगा, कार्डिक आउटपुट जो होती है वो इंक्रीज होती है। फिर क्या होता है, जो मिक्स वीनस ऑक्सीजन सैचुरेशन है वो क्या होती है, वो कम होती है। ठीक है, मिक्स वीनस ऑक्सीजन सैचुरेशन कम होती है, कार्डिक आउटपुट ज्यादा होता है। ये हम जो पल्मोनरी आर्टरी है इसमें एक स्पेशल किस्म का कैथेटर यूज करते हैं ऑक्सीजन की सैचुरेशन को मॉनिटर करने के लिए। फिर सेंट्रल वीनस ऑक्सीजन सैचुरेशन भी है, ये भी इसको हमको रिलेट करते हैं विद मिक्स वीनस ऑक्सीजन सैचुरेशन के साथ। ठीक है,
If shock progress anaerobic metabolism will begin to occur with an increased blood lactic acid. अगर हम blood anaerobic conditions अगर बहुत ज़्यादा हो तो फिर जो lactic acid previous slide में आपको बताया है कि जब लैक्टिक एसिड के थ्रू एनर्जी बनेगी तो जो लैक्टिक एसिड होता है उसकी अकोमोलेशन जब एसिडोसिस होगा तो लैक्टिक एसिड की अकोमोलेशन हमारे ब्लड में बहुत ज़्यादा होगी. While many laboratory tests are typically performed, there is no test that either make or exclude the diagnosis. और बाकी लैब में ऐसा खास टेस्ट नहीं है जिसमें हम उनको इंक्लूड करें या एक्सक्लूड करें. अलबत्ता चेस्ट एक्सरे और अल्ट्रासाउंड जो होता है वो सम टाइम इमरजेंसी में यूजफुल होता है. तो अब हम इसको ट्रीट कैसे कर सकते हैं? Depending on the type or the cause of the shock, treatment differ. According to cause or according to the type of shock, treatment इसकी different है. In general, fluid resuscitation giving a large amount of fluid to rise blood pressure quickly. ठीक है, तो बहुत ज़्यादा फ्लूइड रिकमेंड करते हैं क्योंकि जब ब्लड वॉल्यूम बहुत कम होता है तो हम बहुत ज़्यादा फ्लूइड देते हैं. जब फ्लूइड देते हैं तो ब्लड का वॉल्यूम ऊपर जाता है तो फ्लूइड जो है वो बहुत रिस्पॉन्सिव होता है शॉक में. ठीक है. कुछ मेडिकेशन भी ऐसी हैं जो हमारा हार्ट रेट ऊपर लेके जाती हैं. एपिनेफ्रीन है, नॉर एपिनेफ्रीन है और डोपामीन डोपाटामीन जो वाली ड्रग्स हैं जो हमारा ब्लड प्रेशर और हमारा जो ब्लड प्रेशर होता है वो इंक्रीज करती हैं वाइटल ऑर्गन को और ये भी देते हैं. ठीक है. जो सेप्टिक शॉक होता है, सेप्टिक शॉक को हम एंटीबायोटिक से ट्रीट करते हैं क्योंकि सेप्टिसिमिया में हमारे ब्लड में स्पोर्स और बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं. तो जो यूजफुल एंटीबायोटिक्स होती हैं वो दे के हम सेप्टिक शॉक को ट्रीट करते हैं. जो एनाफाइलेक्टिक शॉक है इसमें अमीनो रेगुलेटर्स देते हैं. कौन से? डाइफिनाइल ड्रामीन है, एपिनेफ्रीन है और साथ साथ स्टेरॉइड मेडिकेशन है, मिथाइलप्रेडनिसोलोन जो हमारे इम्यून सिस्टम को रेगुलेट करती है. तो ये बहुत सारी ड्रग्स देते हैं शॉक को रिजॉल्व करने के लिए. जो हमारा कार्डियोजेनिक शॉक होता है तो इसमें हम अपने हार्ट हार्ट को डायग्नोज करते हैं. हार्ट का जो काज होता है उसको हम ट्रीट करते हैं. पल्मोनरी आर्टरी देखते हैं या कॉर्नरी आर्टरी डिजीज जो होती है वो देखते हैं और बहुत सारे हार्ट फेलियर चेक करते हैं कि हार्ट जो कार्डियोजेनिक शॉक है वो किस वजह से है. कार्डियोजेनिक शॉक इज ट्रीटेड बाय आइडेंटिफाइंग एंड ट्रीटिंग द अंडरलाइंग काज. तो एग्जैक्ट काज जो होता है उसको आइडेंटिफाई करते हैं तो फिर उसी को ट्रीट करते हैं. ए पेशेंट विद हार्ट अटैक में रिक्वायर्ड ए सर्जिकल प्रोसीजर कार्डियक कैथराइजेशन. जो हार्ट अटैक का पेशेंट होते हैं उसको एक खास प्रोसीजर एक कैथेटर पास करते हैं, इसको बोलते हैं कार्डियक कैथराइजेशन टू अनब्लॉक एन आर्टरी. जब हमारे पास जो कार्डियक आर्टरीज होती है वो अगर ब्लॉक हो तो उसमें कार्डियक कैथराइजेशन करते हैं. तो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में जो होता है ना मेडिकेशन देते हैं जो हार्ट को सपोर्ट करती हैं, जो हार्ट की जो फोर्स है उसको इंक्रीज करती हैं और हेल्प आउट करती हैं ब्लड पंपिंग में. तो अगर सवियर और प्रोलॉन्ग केस हो, अगर सवियर हार्ट फेलियर हो तो उसमें जो हार्ट ट्रांसप्लांट होता है वो फिर हमारे पास ओनली सॉल्यूशन रह जाता है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में. या जो सवियर हार्ट फेलियर होता है उसको ट्रीट करने के लिए अगर उसकी वजह से कोई शॉक है, कार्डियोजेनिक शॉक बार बार हो रहे हैं तो उसको हम ट्रीट करने के लिए हार्ट की जो ट्रांसप्लांटेशन होती है वो हमारे पास ओनली ऑप्शन होता है फिर. थैंक यू वेरी मच. इट्स ऑल अबाउट शॉक. अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, मसला हो तो आप इन मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं.